नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे मसौदा मध्यस्थता विधेयक 2021, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, नेशनल हेल्थ अकाउंट तथा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मसौदा मध्यस्थता विधेयक 2021 के बारे में। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगने के लिए मसौदा मध्यस्थता विधेयक 2021 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मध्यस्थता विधेयक को समझने से पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं शब्द मध्यस्थता की, तो वह क्या होता है। सामान्य तौर पर भारत में जिस न्यायिक प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, उस न्यायिक प्रणाली में वादी और प्रतिवादी पक्ष के द्वारा व्यक्ति पर आरोप सिद्ध करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जिसमें एक जज के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय सुनाया जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में इस प्रकार की औपचारिक न्याय प्रणाली से पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण उपाय है। मध्यस्थता के तहत संघर्षों को सुलझाने के एक नवीन तरीके पर बल दिया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष किसी तीसरे तटस्थ पक्ष के समर्थन से एक समझौते पर पहुंचने का निर्णय लेते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसमें हम एक प्रकार से वैकल्पिक न्याय प्रणाली का अनुसरण करते हैं, इसीलिए इसे एडीआर या फिर वैकल्पिक न्याय प्रणाली का एक माध्यम माना जाता है। भारत में इस प्रकार की मध्यस्थता प्रणाली का विकास किया जा सके, इसके लिए मसौदा मध्यस्थता विधेयक 2021 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत मुख्य रूप से वाणिज्यिक और अन्य विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता के मार्ग को अपनाए जाने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देकर उसे सुविधाजनक बनाने का भी कार्य किया गया है। साथ ही साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मुद्दों के संबंध में मध्यस्थता पर एकल कानून बनाना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि भारत के द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किया गया है और इसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप भारत में मध्यस्थता की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह कानून स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत सुलह और मध्यस्थता जैसे शब्दों को एक रूप में प्रयोग किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को भी स्वीकार किया गया है। यदि हम इस विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जानने का प्रयास करें, तो इसमें पूर्व मुकदमेवादी मध्यस्थता का एक प्रस्ताव रखा गया है, यानी आप मुकदमेबाजी में पड़ने से पहले मध्यस्थता के मार्ग को अपनाने का विचार करें। हालांकि यदि आपको किसी मामले के संदर्भ में तत्काल राहत चाहनी होती है, तो आप अदालतों से संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद यदि आप चाहें तो मध्यस्थता का मार्ग अपना सकते हैं। इसके माध्यम से जो आप समझौते पर पहुंचेंगे, उसे मध्यस्थता सेटलमेंट समझौता कहा जाएगा और इस प्रकार के समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने के उपायों को भी किया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मध्यस्थता की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करने का भी प्रावधान है और इसमें कुछ मामलों में इसके प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही साथ मध्यस्थता सेटलमेंट समझौता राज्य अथवा जिला कानूनी अधिकारियों के साथ 90 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जा सकता है, ताकि इस प्रकार के निपटान के प्रमाणिक रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। इस बिल में एक महत्वपूर्ण काउंसिल की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसे भारतीय मध्यस्थता परिषद का नाम दिया गया है। इसमें सामुदायिक मध्यस्थता भी प्रदान की गई है, ताकि ग्रामीण स्तर तक इसको लागू किया जा सके। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वर्तमान में विविध प्रकार के वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर को सुदृढ़ीकृत किए जाने की पहल की जा रही है और इस विधेयक के माध्यम से सरकार एडीआर के इसी तंत्र को संवर्धित करना चाहती है, सुदृढ़ीकृत करना चाहती है और इसीलिए इसके संदर्भ में नीतिगत पहल को किया गया है।
साथ ही साथ यह पारंपरिक अदालत प्रणालियों के बाहर विवादों के त्वरित निपटान की भी सुविधा प्रदान करेगा और मध्यस्थता पर जो ये एकमात्र कानून स्टैंड अलोन कानून के माध्यम से जो इसे लाया गया है वह इसी अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा जा सकता है। वर्तमान में मध्यस्थता से संबंधित विविध प्रावधानों को अन्य कानूनों में संग्रहित किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आदि में इसके प्रावधान देखे जा सकते हैं, किंतु यह वर्तमान कानून इन सभी अलग थलग पड़े कानूनों विनियमों को एक कानून में समाहित करता है और इस रूप में यह विभिन्न अधिनियमों को एकीकृत किए जाने के माध्यम से एकल वैधानिक ढांचे को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह बिल अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ भारतीय मानदंडों को भी संरेखित करता है, क्योंकि बिल में सुलह और मध्यस्थता शब्दों का परस्पर उपयोग करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा पर विचार किया गया है। हालांकि बिल की इन विशेषताओं के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि विधेयक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते को तब चुनौती दी जा सकती है यदि वह भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में हो, किंतु यह सार्वजनिक नीति का उल्लंघन शब्द किस प्रकार से परिभाषित है इसको पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार से सार्वजनिक नीति के उल्लंघन शब्दावली को न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यद्यपि न्यायालयों ने समय समय पर कुछ वर्षों में इस पर कुछ स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास किया है, किंतु इसके बावजूद इस शब्द की सटीक रूपरेखा प्रदान नहीं की गई है और सार्वजनिक नीति के आधार पर मध्यस्थता के संदर्भ में जो पार्टियां संलग्न होती हैं वह इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, जिससे अंतिम निर्णय के प्रवर्तन में देरी देखी जा सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस बिल ने विवादों की एक विस्तृत सूची प्रदान की है जो मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन होने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसमें हमें कुछ ऐसे परीक्षण, दिशा निर्देश या मानदंडों को भी जोड़ने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई विवाद मध्यस्थता के अधीन करने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। उपर्युक्त सीमाओं के अतिरिक्त हमें यह भी समझना होगा कि जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आयोजित किया जाता है तो बिल इस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को घरेलू मध्यस्थता मानता है और इसे अदालत के फैसले या डिक्री का दर्जा दे दिया जाता है। इस प्रावधान को उस समय ठीक माना जा सकता है जब मध्यस्थता भारतीय पार्टियों के बीच की जा रही हो, लेकिन यदि एक पार्टी विदेशी हो तो इसके काफी नकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर कन्वेंशन उन समझौतों पर लागू नहीं होता है जो पहले से ही एक निर्णय या डिक्री की स्थिति में है और इससे यदि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को भारत में किया जाएगा तो उसे घरेलू मध्यस्थता के रूप में गणित किया जाएगा, उसे न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार से सिंगापुर कन्वेंशन तकनीकी रूप से उस पर लागू नहीं हो पाएगा, जिससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले कम हो सकते हैं, जिस विसंगति को दूर किए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय मध्यस्थता परिषद में भी कुछ सीमाओं की तरफ इशारा किया गया है, जिसके तहत इसमें 3 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान कानून का अनुभव रखने वाले व्यक्ति और एक एकेडमिशियन को शामिल किया गया है जो वैकल्पिक विवाद समाधान को पढ़ाते हैं। यह एक सर्वशक्तिशाली निकाय होगी जो मध्यस्थता प्रक्रिया को नियंत्रित और प्रमाणित करेगी, किंतु इसमें मध्यस्थता पेशे से जुड़ा एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है और न ही इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका है, जो इसकी एक बहुत बड़ी सीमा देखी जा सकती है। इस प्रकार से यदि हम बेहद संक्षेप में इसकी विशेषताएं और सीमाओं पर विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधेयक में सकारात्मकता के अनेक तत्व हैं जो भारत में मध्यस्थता को मान्यता देने और उसे प्रचारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ मध्यस्थता पर बनाए जाने वाला एकल कानून मध्यस्थता प्रक्रिया में न केवल अधिक विश्वास पैदा करने में मदद करेगा बल्कि व्यवसाय और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए भी भारत में विवादों को हल करना आसान बना सकता है।
हालांकि इसके तहत यह भी आवश्यक है कि जो कमियां और चिंताएं बताई गई हैं उनको संबोधित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता अधिनियम जब भी अधिनियमित हो वह व्यवहारिक रूप से भारत में मध्यस्थता के वास्तविक तंत्र की सुविधा प्रदान कर सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर। हाल के समय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन काफी चर्चा का विषय रहा है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में भी इस पर काफी बल दिया गया है। यदि हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मूल परिभाषा ज्ञात करने का प्रयास करें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उन सभी गैर तरल कचरे को संदर्भित करता है जिसमें ठोस और अर्ध ठोस अपशिष्टों को शामिल किया जाता है। पर्यावरणविदों का यह अनुमान है कि यदि ठोस कचरे का उचित और सुरक्षित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है तो यह बेहद गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है और एक अप्रिय जीवन वातावरण बना सकता है, क्योंकि ऐसे अपशिष्टों से मक्खी मच्छर, कीट, सांप और कीड़े आदि के लिए प्रजनन स्थल प्रदान किया जाता है और यह रोग संचरण के जोखिम को भी बढ़ा देते हैं। ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन ना किया जाए तो यह जल स्रोतों और पर्यावरण को भी प्रदूषित कर सकता है। यदि हम भारत में ठोस अपशिष्ट को उत्पन्न किए जाने के कारकों पर बल दें तो मुख्य रूप से भारत में ठोस अपशिष्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि जो औद्योगिक और तकनीकी रूप से विकसित क्षेत्र होते हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु आदि का स्थान है, वहां पर शिमला या कश्मीर जैसे कम औद्योगिक स्थानों की तुलना में अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारत में अनेक सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं भी ठोस अपशिष्ट को पैदा करने में भूमिका निभाती हैं, जिसमें नदियों में कचरे को फेंका जाना, विविध प्रकार के अनुष्ठान आदि भी ठोस अपशिष्ट को पैदा करते हैं। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से जंक फूड का उपयोग बढ़ा है और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग हुआ है, वह भी अनेकों बार ठोस अपशिष्ट को उत्पन्न कर देता है। यह भी देखा गया है कि जहां जनसंख्या ग्रामीण मूल की है वहां उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा कम होती है, जबकि शहरी आबादी में बड़ी मात्रा में गैर अपघटन कारक अपशिष्ट पैदा होते हैं और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में इनको देखा जा सकता है जहां पर पैकेज्ड भोजन का अधिक सेवन किया जाता है। यदि हम ठोस अपशिष्ट के संदर्भ में कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान परिदृश्य के अनुसार भारत में जितने भी मेगा सिटीज हैं वहां पर हम डंप साइटों यानी कचरा घरों की अधिकता देख सकते हैं और वे अपनी क्षमता और 20 मीटर की अनुमन्य सीमा के पार पहुंच गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि इन डंप साइट में बंद है और भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन प्रतिदिन 200 से 600 ग्राम तक देखा जा सकता है। इसके संदर्भ में यह भी अनुमान लगाए गए हैं कि किस प्रकार से नगर पालिका का लगभग 75 से 80% कचरा ही एकत्र किया जाता है और इस कचरे में भी केवल 22 से 28% ही संसाधन और उपचारण देखा जाता है। भारत जिस तरीके से विश्व स्तर पर कचरा उत्पन्न कर रहा है, इसके संदर्भ में ये आशंकाएं जताई गई हैं कि 2050 तक हमारा अपशिष्ट उत्पादन 2 गुना तक जा सकता है। इन्हीं आंकड़ों की पृष्ठभूमि में हमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और कारकों की पहचान करनी आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि हम स्रोत पर ही कचरे का पृथकीकरण कर पाने में संभव नहीं हो पाते हैं, जिसमें गीला कचरा और सूखे कचरे आदि को अलग कर पाने में हम सफल नहीं हो पाते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धन की कमी है। इसके संदर्भ में तकनीकी विशेषज्ञता और उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था का अभाव देखा जा रहा है और जिस प्रकार से संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और उपचार प्रणाली शुरू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की अनिच्छा देखी गई है, वह भी इसके संदर्भ में बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है। हमें यह भी समझना होगा कि नागरिकों में भी इसको लेकर जागरूकता का अभाव है और इसमें जब सामुदायिक भागीदारी नहीं देखी जाती है और सीवेज प्रबंधन योजना का अभाव देखा जाता है तो यह मुद्दा और भी चिंताजनक
हो जाता है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि भारत में कचरे का जिस प्रकार से उपचार किया जाता है वह काफी समस्याओं को दे जाता है, जैसे कि कचरे को जैविक, पुनर्चक्रण योग्य और खतरनाक श्रेणियों में अलग करने को हम स्रोत पर ही लागू नहीं करते हैं। इससे होता यह है कि जो मिश्रित कचरा है वह लैंडफिल या फिर कचरा फेंकने वाले स्थलों में जमा हो जाता है, और जब इन्हें कचरा बीनने वाले खतरनाक परिस्थितियों में इनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो यह अलग किया गया कचरा भी खराब गुणवत्ता और मात्रा का होता है। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान में ठोस कचरा प्रबंधन के संदर्भ में सरकारों द्वारा काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, और अनेक विद्वानों का इस संदर्भ में कहना है कि जिस तरीके से निवासियों को अपशिष्ट प्रबंधन की पेशकश मुफ्त में की जा रही है वह इसके महत्व को समझने में सफल नहीं हो सके हैं। इसके संदर्भ में निवासियों को भी भुगतान किए जाने की आवश्यकता है, तभी वह अलगाव और पुनर्चक्रण के महत्व को समझ सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इसमें कचरा बीनने वाले और कचरे का प्रबंधन करने के लिए जो ठेकेदार आदि नियुक्त किए जाते हैं उनको इस बात पर अधिक पैसा दिया जाता है कि उनके द्वारा कितने अधिक टन कचरा डंप किया गया, और इसके चलते उनमें कचरे को डंप करने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, और वह इसके संदर्भ में पृथकीकरण संबंधी मानकों को लागू करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। हमें इसके संदर्भ में यह भी समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में रासायनिक कीटनाशकों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, और इसकी तुलना में जैविक खेती और खाद भारतीय किसानों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है, जिससे कचरे से प्राप्त होने वाले खाद को भी लोग ज्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह हमें मूल कारकों को समझते हुए इसके संदर्भ में कुछ उपायों को लागू किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से हमें एक व्यापक कचरा प्रबंधन नीति की आवश्यकता है जो विकेंद्रीकृत कचरा निपटान प्रणालियों की आवश्यकताओं पर बल दे, और इसमें निजी खिलाड़ियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें कचरा प्रबंधन क्षेत्र को पूरी तरीके से सुधार करने और इसमें व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के संदर्भ में नागरिकों की भागीदारी और जुड़ाव को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इसमें जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर पालिकाओं का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है, जिसके तहत वह गीले कचरे के विकेंद्रीकृत खाद को बढ़ावा दे सकती हैं, स्थानीय कबाड़ी वालों या फिर गैर सरकारी संगठनों के साथ गठजोड़ कर सकती हैं, और इन सभी को मिलकर कचरे के सुरक्षित निपटान पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि हम केवल परिवहन के माध्यम से कचरे को डंप करने की प्रथा पर कार्य करेंगे तो इसमें होने वाला परिवहन लागत काफी अधिक देखा जाएगा। तो इसके निवारण के लिए हमें गीले और सूखे कचरे को प्रसंस्कृत करने के लिए विकेंद्रीकृत केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए धन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयासों से ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में हम बहुत सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर। हमारे द्वारा कल यानी 7 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भाग लिया गया, और साथ ही साथ इस बैठक के साथ ही पहली बार भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक को भी आयोजित किया गया है। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारी इंजीनियरिंग, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों से संबंधित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हाल के समय में
भारत और रूस के बीच संबंधों में कई तरीके के बदलाव देखे गए हैं। हमें यह समझना होगा कि रूसी राष्ट्रपति की यात्रा ऐसे समय में देखी गई है जब दुनिया न केवल कोविड-19 महामारी के ओमिक्रॉन संस्करण की गंभीर संभावना का सामना कर रही है, साथ ही साथ यह बैठक ऐसे समय में भी देखी जा रही है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच निकटता बढ़ रही है और ये मॉस्को के लिए एक अड़चन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा हमें भारत और रूस संबंधों के संदर्भ में चीन कारक को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि हम संबंधों के समक्ष कुछ और चुनौतियों की बात करें तो अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस जाने के पश्चात अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए रूस और चीन के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें भारत की भूमिका बहुत न्यून देखी जा सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। रूस के द्वारा हाल के समय में यूक्रेन से अपने संबंधों को तनावपूर्ण बनाया गया है, जिसमें यूक्रेन के संभावित अधिग्रहण की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और इस पृष्ठभूमि में अमेरिका और रूस के मध्य संबंधों में भी तनाव देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदे जाने पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों की भी आशंकाएं लगातार विद्यमान की जा रही हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के समय में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण सीमा संबंध देखे जा रहे हैं। हालांकि इसकी तुलना में रूस और चीन के मध्य संबंध बेहतर होते देखे गए हैं। इसमें हमें इस एंगल को भी जोड़ना होगा कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में प्रगाढ़ता देखी गई है और विशेष रूप से ये प्रगाढ़ता हिंद महासागर क्षेत्र में और क्वाड के उदाहरणों के माध्यम से देखी जा सकती है। इस प्रकार से यदि हम इन चुनौतियों को बहुआयामी रूप में देखने का प्रयास करें तो भारत और रूस के द्वारा जिस प्रकार से संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया गया है वह काफी प्रशंसनीय है और इसमें भारत द्वारा जिस प्रकार की संबंधों को पृथक रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर कार्य किया गया है उसके आधार पर ही आगे चलकर संबंधों को बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट पर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2017-18 के लिए भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट के अनुमान जारी किए गए हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट की तो यह है भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है और इसमें जिस प्रकार के ढांचे को अपनाया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होता है और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं उसको बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह नेशनल हेल्थ अकाउंट की लगातार 5वीं रिपोर्ट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में तुलनीय बनाया गया है और इसके माध्यम से इसकी प्रगति की बेहतर निगरानी की जा सकती है। यदि हम इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को जानने की आवश्यकता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से तात्पर्य ऐसे खर्च से है जिसमें किसी तीसरे पक्ष के बिना, जिसमें बीमाकर्ता या राज्य शामिल होता है, उसके बिना जब रोगी या उसका परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को सीधे भुगतान करे तो उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में यदि राज्य की सहायता के बिना या फिर स्वास्थ्य बीमा के बिना जब व्यक्ति को खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ा स्वास्थ्य के लिए तो इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। भारत में स्वास्थ्य के समक्ष ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको कम किए जाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल की जो रिपोर्ट है यह बताती है कि किस प्रकार से कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 2017-18 में घटकर लगभग 49% तक आ गया है, जो 2013-14 था लगभग 64% तक देखा जा रहा था।
यह जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में कमी आई है, निश्चित रूप से यह इस बात का संकेतक है कि किस प्रकार से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग बढ़ रहा है और लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के संदर्भ में सरकार के प्रयासों को भी दर्शाता है। इसी के संदर्भ में यदि हम सरकारी स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2017-18 में बढ़कर 1.35% हो गया है, जो 2013-14 में मात्र 1.15% तक ही सीमित रह गया था। इसके तहत कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी 2013-14 के 28.6% से बढ़कर 2017-18 में लगभग 41% तक बढ़ गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय में भागीदारी की जा रही है। यदि हम प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल के क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की हिस्सेदारी में सरकार द्वारा लगातार अपनी प्रतिशतता को बढ़ाया गया है और यह वर्तमान में बढ़कर 86% तक देखा जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा भी बढ़ा है और यह है 2013-14 के 51% से बढ़कर 17-18 में बढ़कर 55% तक देखा गया है। हालांकि तृतीयक देखभाल के क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी को हम बढ़ता देख सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात करते हैं तो इसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे परिवार कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर को दर्शाती है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रोगियों को उपचार के लिए उच्च अस्पतालों के विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है और भारत में माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया गया है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब बात की जाती है तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की तो इसमें मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाल के वर्षों में सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी वृद्धि देखी गई है, जो 2013-14 में 6% थी और 2017-18 में बढ़कर इसमें 9% देखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए विदेशी सहायता 0.5% तक कम हो गई है, जो भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो रिपोर्ट के निष्कर्षों को उत्साहजनक माना जा सकता है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है और स्वास्थ्य सेवा पर भी सरकारी व्यय को बढ़ता देखा जा सकता है। हालांकि यदि हमें 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित 2025 तक जीडीपी के अनुपात में होने वाले स्वास्थ्य व्यय को 2.5% तक करना है, तो इसके लिए अभी एक लंबा रास्ता तय किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की और साथ ही साथ हम इसमें पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख को भी देखेंगे। दोनों का ही संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है और इसमें हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं अप्सपा की, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की, जो हाल के समय में काफी चर्चा का विषय देखा जा रहा है। हमारे द्वारा 6 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। नागालैंड में हाल ही में 14 नागरिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा को निरस्त करने की मांग की गई है। यह देखा गया कि दिहाड़ी मजदूरों का एक समूह जो अपने गांव लौट रहे थे, उनको 21 पैरा कमांडो यूनिट के द्वारा मार दिया गया, कथित तौर पर इस सूचना के बाद कि कुछ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट के आतंकवादी उस क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद से ही लगातार इस पर वाद विवाद देखा जा रहा है और इस पूरे वाद विवाद की पृष्ठभूमि में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को भी देखा जा सकता है।
यदि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यह है सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है, जिसके तहत सशस्त्र बलों को जो शक्तियां दी जाती हैं उसके तहत वह एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकती हैं। इसके अलावा यदि सशस्त्र बलों को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग किया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में गोली भी चलाई जा सकती है। यदि उचित संदेह मौजूद हो तो सेना बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है और इसमें बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और हथियारों को रखने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा सशस्त्र बलों को काफी व्यापक शक्तियां दी गई हैं और इसीलिए इसकी समीक्षा की समय समय पर मांग की जाती रही है, जिसके तहत 19 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में अप्सपा के अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसे जीवन रेड्डी समिति के रूप में जाना जाता है। इस समिति के द्वारा 2005 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और इसने जिन सिफारिशों को दिया था उसे आपको याद रखना है, जैसे कि इसके द्वारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निरस्त किए जाने की बात कही गई और यह कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के प्रावधानों को 1967 के यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में शामिल किया जा सकता है, जिसके तहत सशस्त्र बल अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यदि नागरिकों में सशस्त्र बलों को लेकर किसी प्रकार की शिकायत है तो वह वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा लोक व्यवस्था पर सेकंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट में भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अप्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। अब तो यह देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल हमें इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एक मजबूत मध्यस्थता ढांचे के अभाव में भारत के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य होने की अपनी क्षमता का पता लगाना मुश्किल होगा। क्या आप सहमत हैं? स्थिति में सुधार के उपाय सुझाएं। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, पिछले दशकों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक से कम क्यों रहा है? सभी संभावित कारणों का अन्वेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मध्यस्थता का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप भारत में मध्यस्थता की स्थिति को हाल ही में प्रस्तुत मसौदा मध्यस्थता विधेयक 2021 की पृष्ठभूमि में व्याख्यायित करेंगे। इस विधेयक की विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे, सीमाओं को बताएंगे और सीमाओं का निवारण किए जाने के संदर्भ में कुछ सुझावों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप ठोस अपशिष्ट का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भारत की स्थिति की चर्चा करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में भारत में उपस्थित सीमाओं और उनके कारणों की व्याख्या करेंगे और सीमाओं के निवारण में उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।